लिया आपको या फिर होश में? ठीक है। प्लीज कंटिन्यू अंकित सर। ओके। हाँ जी, तो फर्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में वैसे थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा हुआ होगा। टेंथ में होता है, नाइन्थ में होता है वाला चैप्टर आप लोगों के? सर नाइन्थ में था। 9th में। हाँ, सर नाइन्थ में। तो थोड़ा बहुत तो जानते हो आप लोग इस चैप्टर के बारे में। बताइए क्या होता है मोल, किसको बोलते हैं मोल? हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? सर मोल सर हम सर हाँ जी। सर सर माय नेम सर रामरूप सतपति सर। सर हाँ राहुल बोलो। सर मोल इज a SI unit for amount of substance within something like that. ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ amount of substance अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ of a definitive quantity. ओके, ठीक है, कुछ हद तक सही है। पूरी तरीके से आपने सही नहीं बताया। इधर देखिए, इसको पहली बात तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसा समझिए आप, जैसे कभी भी अगर आप लोग पेयर वर्ड लिखा हुआ देखते हैं कहीं पर, पेयर वर्ड अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए, तो पेयर को सुनते ही एक डिजिट हमारे दिमाग में आती है। ये वर्ड है इंग्लिश का, इसको सुनते ही तुरंत एक डिजिट हमारे दिमाग में आती है। क्या है वो डिजिट? 2। सिमिलरली जब भी हम लोग डजन सुनते हैं, डजन, तुरंत एक डिजिट आपके दिमाग में आई या नहीं आई? क्या है वो यस डिजिट? सर 12। डिजिट इज 12। तो अब सिमिलरली अगर आप कभी भी मोल सुनते हो तो एक डिजिट आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, एक नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। दैट नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23। 10 to the power 23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एन ए से। एन फॉर नंबर एंड ए सबस्क्रिप्ट में आएगा फॉर एवोगैड्रो। तो देखिए, जब पेयर वर्ड सुनते हैं तो तुरंत एक डिजिट आती है, दैट इज 2। डजन सुनते हैं तो डिजिट आती है 12। तो उसी तरीके से आप कभी भी आप मोल सुनोगे तो मोल का मतलब कुछ भी नहीं है, केवल एक नंबर को बताता है मोल। तो अभी आप में से जो कोई डेफिनेशन बता रहा था कि एसआई यूनिट फॉर, क्या बोला था आपने? स्टेटमेंट क्या था आपका? एसआई यूनिट फॉर नंबर ऑफ, कुछ ऐसा कुछ बोला था ना आपने? क्या बोला था राहुल, क्या बोला था? सर नंबर। हाँ, एसआई यूनिट फॉर नंबर। तो मतलब एक्चुअली एसआई यूनिट तो है, बट ऐसे नंबर को बताने के लिए डायरेक्टली वो नहीं कह सकते आप उसको, ठीक है? तो मोल जो है वो एक नंबर है, केवल आप उसको इस तरीके से देखिए कि मोल जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना बड़ा नंबर, इसका आखिर क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? क्यों वो नंबर इतना ही है, क्यों इससे थोड़ा कम नहीं है, क्यों ज्यादा नहीं है, ठीक है? वो सब चीजें अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। तो मोल का अभी जो मतलब हमें समझ में आया उसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो आपके पास में जैसे पेयर जो है, वो पेयर क्या हो सकता है? किसी भी चीज का पेयर हो सकता है ना। मोबाइल का पेयर, बॉटल का पेयर, पेन का पेयर, ठीक है? तो उसी तरीके से आपके पास में मोल जो है वो भी किसी भी बॉडी के कलेक्शन को आप बोल सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब मेरे पास इतने पेन। मेरे पास 1 मोल पेंसिल है, मतलब इतनी पेंसिल। तो मोल आपके पास में सिंपल कलेक्शन है, एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मोल को डिफाइन कीजिए। इसमें लिखिए अ कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ a collection of 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। एंटिटीज, हाँ जी, एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री।
और इस केमिस्ट्री में वैसे तो एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के भी कलेक्शन को आप मोल बोल सकते हो, लेकिन मोल और तो हम कहीं ऐसी डेली लाइफ में तो यूज करते नहीं है, हम यूज उसको केमिस्ट्री में ही करेंगे। तो केमिस्ट्री में आपकी एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? तो केमिस्ट्री में आपकी एंटिटीज जो हैं वो फिक्स हैं, क्या क्या हो सकती हैं? या तो एटम्स का कलेक्शन हो सकता है, या तो आयंस का कलेक्शन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन हो सकता है। तो आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के कलेक्शन को भी एक मोल बोल सकते हो, इतने ही आयंस के कलेक्शन को भी एक मोल बोलोगे, और इतने ही मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को भी आप एक मोल। तो किसी के भी इस नंबर के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे एक मोल। तो अ कलेक्शन ऑफ दिस मेनी एंटिटीज इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। ठीक है, हाँ जी। बाकी देखिए, ये जो नंबर आपके पास में लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर, इसके मेन सिग्निफिकेंस पे तो बाद में जाएंगे हम, बट इस चैप्टर को हम आगे बढ़े, इस चैप्टर में हम आगे बढ़े उससे पहले इसका एक छोटा सा जो यूज है जो हमें पता होना चाहिए, वो यूज आप जरा देखिए। देखो, आपके पास दो पॉइंट है, आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो आप कहोगे कि सर हमने ये जो डिस्टेंस है वो एकदम बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर कर ली है, और ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ रही है 0.00002 किलोमीटर। तो भाई हो सकता है आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो, लेकिन एक बात बताइए, ये जो इतनी सी डिस्टेंस है और इस इतनी सी डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में बता रहे हैं, क्या वो थोड़ा सही है क्या इस इतनी सी डिस्टेंस को बताने के लिए? वो यूनिट जो हम यूनिट यहाँ यूज कर रहे हैं, नहीं, इसके लिए नो थोड़ा सर। होनी चाहिए डिस्टेंस। अगर छोटी है यूनिट भी थोड़ी छोटी होनी चाहिए हमारी। आप बताइए सुटेबल यूनिट क्या होगी इस डिस्टेंस को बताने के लिए? सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, बेटर होगा आप इस डिस्टेंस को बताएं 2 सेंटीमीटर। आप बोले कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, बजाय इसको 0.00002 किलोमीटर, क्योंकि इतने सारे जीरो हमें अननेसेसरीली लगाने पड़ रहे हैं, जबकि हम इसको एक छोटी यूनिट में बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में किसी भी क्वांटिटी को बताने की जो यूनिट होती है, तो अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। अब होता क्या है, आपके पास में एक कोई बड़ी यूनिट है, ध्यान से समझना, एक कोई बड़ी यूनिट है और उसी चीज को बताने की एक कोई छोटी यूनिट है। अगर आपको दोनों को इक्वेट करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के साथ इक्वेट करना है, तो इक्वेट आप सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते हो? छोटी यूनिट के साथ एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई। एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के साथ कभी इक्वेट अगर हमें करना है, तो हम कैसे उसको इक्वेट कर सकते हैं? छोटी यूनिट के साथ एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई। इस पर्टिकुलर केस में बताइए वो एक से बड़ा नंबर क्या होता है? 1000। 1000 सर। आप इसको मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वेट हो जाएगा 1 किलोमीटर। सिमिलरली मीटर भी एक डिस्टेंस की यूनिट है, सेंटीमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है। इनमें से छोटी यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर। अगर आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, तो छोटी यूनिट के साथ एक से बड़ा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। वो एक से बड़ा नंबर इस केस में क्या होता है? 100 100। आ रही बात समझ में? अब देखिए दिक्कत क्या आती है कि एक आपके पास में जो एटम है, केमिस्ट्री की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो एक जो बेसिक सी जो चीज आती है वो है आपके पास में एक एटम। ठीक है, ये एटम आप जानते हो इतना छोटा होता है, आप हैवी से हैवी एलिमेंट का भी अगर एक एटम लेते हैं, तो वो एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो एक ऐसी स्पीसी जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं पा रहे हैं, और फिर अगर इसका मास हम कुछ किलोग्राम में बताएं या फिर हम इसका मास ग्राम में बताएं, तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही चीज हो जाएगी जो मैंने एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिखा था कि इस डिस्टेंस को आप बता रहे हो किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, और ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। ये 0.00002 किलोमीटर ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं। अप्रोप्रिएट ये होगा कि ये डिस्टेंस छोटी है, तो हम एक छोटी यूनिट में ही इसको बताएं 2 सेंटीमीटर।
इसलिए यहाँ पर आपके पास में एक ये जो एटम है, सिंगल एटम, इस जिस एटम को आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं पा रहे हो, इसका मास अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मास अगर आप ग्राम में बताओगे या फिर किलोग्राम में बताओगे तो वो अच्छा नहीं है। इसके लिए बढ़िया होगा हमें कोई छोटी यूनिट डिफाइन। तो एक एटम का मास डिफाइन करने के लिए, एक एटम के मास को प्रॉपरली मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट डिफाइन की जाती है। और वो छोटी यूनिट हमने डिफाइन किसके लिए की है, किस लिए उसको पिक्चर में आना पड़ा, एटम के मास को बताने के लिए। तो उसका नाम भी पता है, वही दे दिया। क्या नाम दे दिया उसका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट में किससे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एटॉमिक मास यूनिट को? ऐसे, इस वाले सिंबल से, इसको बोलते हैं म्यू। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, एकदम आपके पास में इस एटम के मास को बताने के लिए ही हमने ये यूनिट डिफाइन किया है, तो नाम ही दे दिया हमने उसका एटॉमिक मास यूनिट। तो ये भी एक मास की यूनिट है और ग्राम भी मास की यूनिट है। ग्राम दोनों मास की यूनिट है, तो ऑब्वियसली दोनों में कुछ ना कुछ इक्वालिटी तो चलेगी। और इक्वालिटी कैसे आती है वो हम जानते हैं कि अगर कभी आपको दो यूनिट्स को इक्वेट करना है तो कैसे इक्वेट करते हो आप? छोटी यूनिट के साथ एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले तो ये बताइए, ग्राम और AMU में से छोटी यूनिट कौन सी है? AMU। एएमयू। अगर अगर AMU छोटी यूनिट है और आपको उसको ग्राम के साथ इक्वेट करना है तो इसके साथ एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वेट हो पाएगा। वो जो नंबर होता है इस केस में, वही नंबर आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। NaAMU आपका 1 ग्राम के बराबर होता है। चैप्टर में हम आगे बढ़े उससे पहले ये चीज हमें बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए कि AMU क्या होता है। मास की यूनिट होती है, और इस मास की यूनिट का एक हमारी वेल नोन मास की यूनिट जो कि ग्राम है, उसके साथ क्या रिलेशन होता है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर आप इसमें पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर आप भी सबका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। चलो ठीक है, फिर वो बेटर रहेगा ना, मैं इसका एक साथ दूंगा, पूरा आपको सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया होगा आपने, है ना? यस सर। चलिए यस नेक्स्ट। सर। अब देखो, चैप्टर में आगे हम बढ़ रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कुछ अब मास वगैरह की अब हम बात करें कि भाई इतने एटम्स का मास बताओ, इतने एटम्स का मास बताओ। तो ये बताइए पहले तो कि एटम जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते इलेक्ट्रॉन, हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आगे बढ़े हम, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालें और कलेक्शन ऑफ एटम्स का मास निकालें, उससे पहले हमें ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका मास पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन का मास, आप में से किसी को पता हो तो बताइए, एक सिंगल प्रोटॉन का मास क्या होता है? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? जानता है कोई? नो सर। नहीं जानते? कोई बात नहीं, सर बता दो। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सर। यार मुझे एक बात बताओ कि मास माइनस में कैसे आता है? अच्छा मास सर तो सॉरी, चार्ज था सर, सॉरी सर। मास नहीं होगा ना यार माइनस में। तो प्रोटॉन का जो मास होता है आपके पास में वो होता है 1.0078। और एक बात बताइए, प्रोटॉन के मास के लिए अप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी क्या? सर किलोग्राम AMU। होगी क्या? नहीं, AMU इसके लिए अच्छी यूनिट है। तो ये AMU में ही लिखा है मैंने, जो वैल्यू लिखी है 1.0078 AMU। आप इसको कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, बट अभी हम एकदम प्रिसाइज बात कर रहे हैं। तो प्रिसाइजली जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.0078 A। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, न्यूट्रॉन के मास पे आते हैं। एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है?
मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका मास ऑफ प्रोटॉन के ऑलमोस्ट बराबर होता है, ऑलमोस्ट। बाकी अगर हम प्रिसाइज बात करें तो प्रिसाइजली होता है 1.0086 और 87 am। 86 आप यहाँ लिख लीजिए, ये है 78, ये है 87 या 86, 1.0086 am। दोनों एएमयू में बता दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। इलेक्ट्रॉन का मास मुझे लगता है शायद तक आपको याद हो, याद है किसी को इलेक्ट्रॉन का मास? ये तो ग्राम में या किलोग्राम में आपने पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का मास। 9.1 10 की पावर -31। वेरी गुड। कितना कितना है फिर से बोलिए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 -31। ओके, इस 31 के साथ फिर यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। किलोग्राम, वेरी गुड। तो देखो, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास हमें पता चल गया। प्रोटॉन का मास आपने निकाल लिया एएमयू में, न्यूट्रॉन का मास हमने निकाल लिया एएमयू में, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, बेटर तो उसके लिए भी एएमयू ही था, बट वो एएमयू में भी वैसे कम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किलोग्राम में, क्योंकि वही याद था हमें, किलोग्राम में हमने उसका मास लिख दिया। ये तीनों मास आपको याद होने चाहिए, और इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वो है कि प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। एक तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि आपको साफ साफ वैल्यू देख करके समझ में आ ही रहा है, ठीक। इसके अलावा अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, जिसको हम रिलेशन की तरह याद भी रखेंगे, बट अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ रहा हूँ कि एक प्रोटॉन का मास और एक इलेक्ट्रॉन के मास में का रेशो क्या होता है। आपसे प्रोटॉन का मास आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे बस उन दोनों का रेशो पूछा जा रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना, यूनिट अलग अलग है। तो अगर यूनिट अलग अलग है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उनको डिवाइड नहीं कर सकते। या तो आपको एएमयू को घुमा फिरा के किलोग्राम में लेके आना पड़ेगा, या फिर किलोग्राम को घुमा फिरा के एएमयू में लाना पड़ेगा, तब आप दोनों को रेशो आप निकाल सकते हैं। तो एक बार जरा ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, और मुझे एकदम प्रिसाइज नहीं चाहिए, आप अगर अप्रोक्सीमेट भी बताएंगे तो चलेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो आपको बताना है कितना। हाँ जी, एनीबडी, आया कुछ रेशो हमारे पास? सर एएमयू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा सर। एएमयू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में नहीं आएगा बाबूजी, आपको एएमयू को डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, तब वो ग्राम में आएगा। सर बहुत ही बड़ा आ रहा है तो। कितना बड़ा कि बताया भी नहीं जा सकता। हाँ, सर 1837 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है आपका, बहुत एकदम प्रिसाइज बता रहे हैं आपने। यही होता है। कैसे किया जरा एक बार सबको बता दीजिए, बताओ कैसे कैसे किया। मास ऑफ प्रोटॉन को आप केजी में लेके गए या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एएमयू में लेकर आए? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को आपने चेंज किया, ठीक है, बताइए कैसे कैसे चेंज करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हमारे पास 1.0078 एएमयू है, क्या करें आप इसमें? सर इसको डिवाइड कर दो आप एवोगाड्रो नंबर से। Good.
तो अगर हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। हमें तो केजी में लेके जाना है, तो केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया आपस में 1.0078 अपॉन, पहले तो डिवाइड किया हमने 6.02 इंटू 022 या 02 लिखना चाहो, इंटू 10⁻23 से, और फिर 1000 से और डिवाइड कर रहे हैं इंटू 10⁻3। अब आ गया ये केजी, ठीक है। इसको केजी में, यस सर। केजी में आ चुका है, वो भी केजी में आपके पास में, दोनों केजी में। तो इसको देखो थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10.078 अपॉन 6.02 इंटू, ये 23 और 3 ये है 26, ऊपर गया तो आया हुआ -26, और मैंने एक यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक 10 की पावर -1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -27, ठीक है। अब आपके पास में मास ऑफ प्रोटॉन भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, रेशियो निकाल लीजिए, दोनों केजी में है। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 10.078 अपॉन 6.02 इंटू, ऊपर तो आएगा 10⁻⁻27 और नीचे आएगा आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻31। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर की मदद लेनी है, कैलकुलेटर की मदद ले लीजिए। ये आपके पास में ऑलमोस्ट कुछ 1836 या फिर अभी आप में से कोई बताता है 1837 के आसपास ये आ जाएगा। हमें इवन इतना प्रिसाइज भी नहीं याद रखना, आप तो अगर इतना भी बोलोगे ना कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो लगभग 1800 है, तो भी चल जाए। वैसे प्रिसाइजली वो 1836 या 1837 के आसपास होता है, बाकी आप 1800 भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, लगभग 1800 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। यहाँ तो अब जब हमने एग्जैक्टली सॉल्व कर ही लिया, इतनी मेहनत की है, तो फिर 1800 क्यों लिखूंगा, आप इसको पूरा 1836 ही लिख लो। बाकी अगर ये आपको इतना प्रिसाइजली याद नहीं रहता है तो आप 1800 भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। और अब हम चलते हैं, अब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास तो पता चल चुका है, अब हम एक एटम का मास निकालते हैं, कार्बन के एक एटम का, सिंपल कार्बन के एक एटम का मास अब हम कैलकुलेट करेंगे। ये आप लोग देखिए सर, पहले। सर बोलिए। सर मुझे एक डाउट था सर, पूछना था सर, ये जो मास आपने बताया सर वो सारे एलिमेंट के एटम में एक ही रहेगा सर? आप ये क्या कहना चाह रहे हैं क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन जो मैंने लिखा है 1.0078, ये सारे एटम में जब प्रोटॉन आएगा तो इतना ही रहेगा, ऐसा पूछना चाह रहे हो? यस सर। नहीं, एक मिनट बस रुको, मैं अभी कार्बन का वेट आपको बताने वाला हूँ ना, वहीं ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक मिनट बस रुको, ओके सर। बस ये बता दो, नोट कर लिया क्या यहाँ तक, बढ़े आगे? हाँ सर हो गया। चलिए। इसमें नीचे वाली जो चीज थी जो भी आप में से किसी ने एक्सप्लेन की थी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए तो बस ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज आपको खुद को आनी चाहिए थी कि कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नोट वैसे कर ही लिया होगा आपने, या फिर चलो उसको लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब हमें करना क्या है, हमें बताना है एक अकेले कार्बन एटम का मास, मास ऑफ वन कार्बन एटम आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका टास्क है। मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो सबसे पहले तो कार्बन एटम की तरफ चलिए। आप क्या जानते हो कार्बन एटम के बारे में? हाँ जी, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में बताइए, न्यूक्लियस में क्या होता है? कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होंगे, 6 protons and 6 6 neutrons. proton and 6 neutrons. 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन्स सॉरी 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ये तो है मामला न्यूक्लियस में। इसके बाद में फर्स्ट शेल होगा,
उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल में? 2. 2 Sir, इलेक्ट्रॉन। 2. फिर सेकंड शेल होगा, उस सेकंड शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने आएंगे सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स? Sir, 4. 4. ये सिचुएशन है भाई, आपके पास में जो कार्बन का एक एटम है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे इसी एक एटम का मास पूछा जा रहा है, तो एक बात बताइए, क्या इस मास को मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो कार्बन के एक एटम का मास है, दिस शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। बोलिए सही लिखा है? हाँ सर। Yes, ठीक है, sir. चलिए अब ये बताइए कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ऑलरेडी जो हम जानते हैं 1.0078। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0086 86. प्लस 6 इंटू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ तो है। अभी मैं वैल्यू इसकी लिख नहीं रहा हूँ वो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी समझाते हैं आपको क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। इधर देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा आपका? 6 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं आएगा? फिर हाँ ऐसे सर। ही इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये भी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको ये पूरा प्रिसाइज सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जादू होने वाला है इसमें। हाँ जी, दिस शुड बी 6 पॉइंट समथिंग, दिस ऑल्सो शुड बी 6 पॉइंट समथिंग, और फिर प्लस में यहाँ भी कुछ समथिंग तो आना चाहिए। तो ये सब समथिंग वगैरह मिलकर के फाइनली आपका आंसर 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर। फाइनली हमारा आंसर जो है वो 12 पॉइंट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? कुछ पूछना था क्या? नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके पास में कुछ 12 पॉइंट समथिंग एएमयू होना चाहिए कार्बन के एक एटम का मास। लेकिन आप देखिए, आप जादू, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो कोई 12 पॉइंट समथिंग नहीं होता, वो 12 एग्जैक्टली 12 एएमयू होता है, एग्जैक्टली 12 एएमयू। और कितना एग्जैक्ट पता है? इतना एग्जैक्ट कि हमने जो एएमयू डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन ही कार्बन के एटम से किया हुआ है। पता है कैसे डिफाइन करते हैं 1 एएमयू को? 1 एएमयू इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब डिफाइन ही वहां से है एएमयू आपका। अब ये तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। आपके पास में प्रोटॉन का मास 1 पॉइंट समथिंग था, मल्टीप्लाई करके 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, न्यूट्रॉन वाला भी 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और फिर इलेक्ट्रॉन का मास चलो कितना ही कम हो बट वो भी कुछ ना कुछ तो है, और इन सबका सम जो है वो 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। एकदम प्रिसाइजली 12 एएमयू आता है, और इतना प्रिसाइज है कि जो एएमयू डिफाइन किया गया है वो डिफाइन ही कार्बन को लेकर के किया हुआ है। ये तो शायद आपने 9th में भी पढ़ा है ना, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ हाँ मास ऑफ सर। 1, Yes, sir. यस सर। है ना? तो इतना प्रिसाइज Yes, है। sir. तो अब सवाल आता है कि समथिंग का क्या हुआ? ये समथिंग क्या है, कहाँ गया ये समथिंग? या तो ये मास हमने गलत पढ़ा है ऊपर, जो 1.00 पढ़ा है, या तो सिंपल उसको 1 रहने देते, या फिर ये समथिंग जो है ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। कोई बताएगा इस समथिंग का यहाँ क्या हुआ है, कहाँ गया ये समथिंग? हाँ जी, कोई भी जो भी थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ अगर ट्राई करना चाहते हो तो बताओ। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। It's a round of सर। 12 here. नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे राउंड, मतलब पूरा मामला ही उस चीज पे चल रहा है कि वो समथिंग कहाँ गया और आप कह रहे हो नहीं राउंड ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं ना। सर लॉस ऑफ मास हुआ है शायद, एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो गया होगा तो हाँ, ये बिल्कुल सही जगह जा रहे हो आप। आपके पास में भी देखो, ये जो मास जो था ना, मतलब होना चाहिए था 12 पॉइंट। एक सेकंड, शायद मेरी आवाज चली गई होगी, एक कॉल आ गया था। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर Yes. अभी आ रही। Yes, sir. हाँ, तो आपके पास में ये जो मास है, एक मिनट रुको। और उसका अप्रोक्सीमेट लिया जाता है। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट चल रहा है। सुनो,
हाँ जी, तो ये जो आपके पास में मास का जो लॉस हुआ है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम। ये जो समथिंग है, मतलब 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, 12 है, तो लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है ये डेल्टा एम, इसको बोल देते हैं डेल्टा एम। ये मास पूरी तरीके से इसका नामो निशान मिट गया, ये अब कहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। होना चाहिए था 12 पॉइंट समथिंग, है 12, तो कहीं ना कहीं तो वो मास गायब हो चुका है। तो ध्यान से सुनना, अगर कभी आपके पास में इस तरीके से मास पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो वो अपने इक्विवेलेंट एक एनर्जी जनरेट करता है। कितनी एनर्जी जनरेट करता है? कितनी होती है वो एनर्जी? वो होती है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अगर कभी कोई मास पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो वो अपने इक्विवेलेंट एक एनर्जी जनरेट करता है। यहां पर भी ये जो समथिंग के बराबर का मास था, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसने कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट की होगी। अब एनर्जी जनरेट तो हो गई, अब सवाल आता है ये एनर्जी का रोल क्या है, ये क्यों यहाँ पे जनरेट हो गया, इसका रोल भी समझिए। आपके पास में प्रोटॉन जो है, अच्छा इतना तो आप जानते हो एटम के बारे में कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली होता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत कम होता है एटम के रिस्पेक्ट में। जानते हो ना ये चीज तो, कि अगर एटम हाँ आपके सर। पास में इतना बड़ा है पूरा, तो उसमें वो जो यस न्यूक्लियस सर। होता है वो छोटा सा होता है ना। अब एक चीज हम और जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है ना। तो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में 6 प्रोटॉन है। उन 6 प्रोटॉन में से केवल आप 2 प्रोटॉन को देखिए। इस वाले प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस दूसरे वाले के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हाँ जी, 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। रिपेल करेंगे। और इसमें एक फोर्स का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो पहली बार आप सुन लेंगे। यहाँ पर 2 चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर दिस K इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अभी आगे आपको और चैप्टर्स में पता चल जाएगी, अभी मैं फालतू में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। बता सकते थे इसकी वैल्यू, बट अभी बता रहे हैं। बस इतना याद रखिए, K कांस्टेंट है, Q1 आपका पहला चार्ज है, Q2 आपका दूसरा चार्ज है, और ये जो R है, ये R है आपके दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले से कभी भी 2 चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, वो हम निकाल सकते हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ पर डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो इस सर ये फोर्स क्या का होता है? मैग्नीट्यूड वो बहुत वाला ज्यादा हो जाएगा या नहीं? सर F इक्वल टू वाला थोड़ा और एक बार समझाइए ना, वो समझ में नहीं। ये फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर का बाद से जो आप बोले थे। एक मिनट, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, से फिर से आप बोलिए क्या कर रहे हो। E हाँ, इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर का बाद से जो आप बोले थे। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या तुम? यस सर। ठीक है, वैसे अगर ऐसा मतलब जैसे बीच में डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाओ ना, तो रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, आप बाद में वैसे सुन सकते हो, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ उसको। देखिए, ई अगर आपके पास में कभी कोई मास पूरी तरीके से खत्म हो जाए ना, तो वो मास जब खत्म होता है पूरी तरीके से, मतलब वापस अब लौट के आने की कोई उसके पास गुंजाइश नहीं है, सब खत्म हो गया मास, अब सदा सदा के लिए एकदम डिसअपियर हो चुका है वो मास। तो फिर उस टाइम पे वो एक एनर्जी जनरेट करता है जब वो मास खत्म होता है, और वो एनर्जी और उस मास में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम। ठीक है, अब हमें ये बात बताना है कि ये जो एनर्जी यहाँ जनरेट हुई है, एनर्जी कर क्या रही है, इस एनर्जी को कहते क्या है, क्या रोल है इस एनर्जी का। उस रोल को समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई आपके पास में जो न्यूक्लियस है उसमें जो 6 प्रोटॉन है, उनमें से किन्हीं 2 प्रोटॉन को आप देखिए, दोनों प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। बोलिए, यहाँ तक चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। और एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस बहुत कम है, जो कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है, डिस्टेंस जो है आपके पास वो बहुत कम है, तो ये जो फोर्स है, अगर इसमें डिस्टेंस रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बढ़िया। तो अगर इस छोटे से पार्टिकल, इस छोटे से प्रोटॉन पे इतना अच्छा खासा फोर्स लगेगा, तो ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर टिक पाएगा क्या? ये दो प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर टिक पाएंगे क्या एक दूसरे को रिपेल करते हुए, जब इतना भयंकर वाला फोर्स लग रहा है?
नहीं, नहीं जबकि यहाँ तो आप ध्यान से देखिए, जरा सा जो न्यूक्लियस है वो दो नहीं, 6 प्रोटॉन को कंटेन किए हुए है। 6 प्रोटॉन उसी छोटे से वॉल्यूम के अंदर समाये हुए हैं। तो ये अपने आप तो नहीं रह सकते, कुछ तो है जिसने इसको बाइंड किया हुआ है, वो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। और कहां से आई है वो बाइंडिंग एनर्जी? इसी लॉस ऑफ मास से। ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर हमने किया है, इससे जो एनर्जी जनरेट हुई है, वो एनर्जी इन प्रोटॉन्स को और साथ में आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। इसलिए हम इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। और सर वो फॉर्मूला में F इक्वल टू के Q1 Q2 में K क्या है सर? के हाँ, वो बता देते हैं। देखिए आपके पास में कभी भी दो चार्ज हो ना, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K एक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, और R जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? एक अकेले कार्बन एटम का मास कितना आया? एक अकेले कार्बन एटम का जो मास आया वो आया आपका 12 AMU। ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग AMU बिल्कुल नहीं है, वो है एग्जैक्टली 12 AMU। और इधर देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने थे? 6। न्यूट्रॉन कितने थे? 6। अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तब भी बताइए नंबर आपका कितना आता है? 12 आता है या नहीं आता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली हम लोग एक टर्म से जानते हैं, क्या बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली? मास नंबर। The nucleons. न्यूक्लियन। नहीं, न्यूक्लियंस। तो जो न्यूक्लियंस का नंबर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस का नंबर होता है, उसी के साथ आप AMU लगा दो, वो आपके एटम का मास होता है। या फिर कहिए कि जो न्यूक्लियंस का नंबर होता है, वही उसी को हम लोग मास नंबर बोल देते हैं, क्योंकि असलियत में जो मास है उस एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल है, उसको तो आप चाहे काउंट करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही है सबको बात समझ में? तो यहाँ तक आप ये लिख लीजिए, कार्बन के एक एटम का मास जो हमने निकाला, और वहां से फिर जो हमने AMU डिफाइन किया है, 1 AMU होता है आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन। यहां से डिफाइन किया गया है AMU। अच्छा हाँ, अब शायद अभिमन्यु का डाउट था अभी ये चीज बताने से पहले। अभिमन्यु, तुमने मुझसे पूछा था कि सर प्रोटॉन का ये जो मास आप बता रहे हो, क्या ये सभी एटम्स में सेम होगा? ये तुम्हारा डाउट था? यस सर, यस सर। है ना? तो अभिमन्यु देखो, जब तक वो प्रोटॉन इंडिविजुअल लेवल पे है ना, मतलब एकदम बिल्कुल अलग थलग एक प्रोटॉन आपके पास में कहीं हवा में पड़ा हुआ है, तो ये उस प्रोटॉन का मास है। अगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया ना, तब तो फिर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर उसका मास 1.0078 AMU नहीं हो जाएगा, फिर तो उसका जो मास होगा वो एग्जैक्टली 1 AMU होता है। फिर वो चाहे आपका प्रोटॉन हो, चाहे फिर वो आपका न्यूट्रॉन हो। तो मतलब एक प्रोटॉन का मास ये है, एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का मास ये है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक न्यूक्लियन का मास क्या है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन क्या हो सकता है? प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब अंदर है तो फिर उसका मास 1 पॉइंट समथिंग नहीं होता है, एग्जैक्टली कितना होता है? 1 AMU होता है। आ रही है बात समझ में अभिमन्यु? यस सर, आ रही है। फिर ये 1 AMU आपके पास में कार्बन में भी 1 AMU ही है, ये ऑक्सीजन में भी 1 AMU है, ये आयरन में भी 1 AMU। हमेशा फिर वो 1 AMU है, एक न्यूक्लियन का मास। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सर एग्जैक्ट एम ही होगा 1। क्या बोल रहे हो? सर जो प्रोटॉन का मास बताया ना आपने, ये न्यूट्रॉन में, सॉरी हाँ हाँ न्यूक्लियस में, ये एग्जैक्ट होगा 1। हाँ, ये एग्जैक्ट 1 लिखा है। हाँ जी, जैसे ही आपका लिखने वाला काम हो जाए तुरंत बता देना फटाफट आगे।
सर एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU कैसे होगा? रितिंजय, थोड़ी देर पहले जो तुमने पूछा था मुझसे रितिंजय, तुमने पूछा था कि Yes, सर ये sir. एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU है क्या? मैंने कहा हाँ है। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो कि इसका मास 1 AMU कैसे होगा, तो बेटर ये है कि आप अपना डाउट बताओ कि क्या आपको कहाँ डाउट लग रहा है कि क्यों नहीं होगा, आपके Yes. हिसाब से क्या होना चाहिए वो बताइए आप। सर यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन का भी 1 है, न्यूक्लियन का भी 1, एक न्यूट्रॉन बताओ, का भी 1 है। एक न्यूट्रॉन किसको कहते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्या एक न्यूक्लियन? मैं जैसे आपसे पूछूं कि कार्बन में कितने न्यूक्लियन है, तो आप 6 बोलोगे या 12 बोलोगे? तो 6। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसका आंसर आप 6 बोलोगे या 12 बोलोगे? तो 6। इसीलिए बस आपको कंफ्यूजन आ रहा है, इसीलिए आप कहना चाह रहे हो कि शायद 2 AM है, तो वो आप गलत कह रहे हो। इसका जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 12। कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो 12 हैं, 6 नहीं। ओके सर। ठीक है ना? वो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, मतलब चाहे वो प्रोटॉन हो उसको भी न्यूक्लियॉन बोल देंगे, चाहे वो न्यूट्रॉन हो उसको भी न्यूक्लियॉन बोल देंगे। कब? जब वो न्यूक्लियस के अंदर, उस टाइम पे उनको न्यूक्लियन बोलते हैं कंबाइंड। ठीक है, यस आपको सर। ऐसा लग रहा था कि वन न्यूक्लियन का मतलब है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, इसलिए आप कह रहे थे 2 AM। ऐसा नहीं, 1 न्यूक्लियन आपका 1 प्रोटॉन भी हो सकता है और 1 न्यूक्लियन आपका 1 न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई, अब तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाए। हाँ सर। चलिए अब आगे देखिए। इसमें देखिए, इस चैप्टर में अब 3 टर्म्स आएंगे जो आपको बार बार आएंगे, और अगर वो आपने थोड़ा ढंग से क्लियर नहीं किया तो बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे। तो एक बार बस उनको ढंग से हमें समझना है। एक टर्म आएगा आपके पास में एटॉमिक मास, एक टर्म आएगा आपके पास में मॉलिक्यूलर मास, और एक टर्म आएगा आपके पास में मोलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास का क्या मतलब होगा? मास ऑफ 1 एटम। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होगा? 1 मॉलिक्यूल। और मोलर मास का क्या मतलब होगा? 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कार्बन के लिए एटॉमिक मास भी बताइए, कैलकुलेट। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। कैलकुलेट एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास ऑफ कार्बन। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बताओ, और कार्बन का मोलर मास, तीनों मास बताइए कार्बन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन के अकेले एक इंडिविजुअल एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 12 बताइए कितना आया था एटॉमिक मास कार्बन का? 12U। 12 AM। 12 AMU। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? कार्बन का कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है क्या? जैसे आपके पास में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2 के फॉर्म में, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4 के फॉर्म में, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है एसिड के फॉर्म में। क्या कभी आपने कार्बन का कोई मॉलिक्यूल सुना है? नहीं सर। नो सर। अब वैसे देखिए, मॉलिक्यूल जो है आप उसको बोल सकते हो, जैसे फुलरीन जो होता है, फुलरीन में आपके पास में 60 कार्बन एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक, बट वो उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था यहाँ पे कि भाई अगर मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं तो वो हम फुलरीन वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या किसी और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल उसने नहीं बताया
तो फिर हम अपने हिसाब से कोई मॉलिक्यूल इसका नहीं ले सकते, क्योंकि इसका ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है कार्बन का, जैसे O2 का या N2 का और ये सब जो होता है। ठीक, तो कार्बन के लिए मॉलिक्यूलर मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता क्योंकि उसका मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं मोलर मास। तो अब आपको बताना है इसके 1 मोल का मास, कार्बन के 1 मोल का मास आपको बताना है, ध्यान से सुनना, मोलर मास है 1 मोल का मास। क्या मतलब होता है 1 मोल का? 1 मोल का मतलब क्या बताया था अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में? कलेक्शन ऑफ, सुनो सुनो, कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 entities. Now those entities can be atoms or molecules or ions. जरा बताइए कार्बन के लिए वो एंटिटी क्या कोई आयन होगी? एटम। नो सर। क्या वो कोई मॉलिक्यूल होगी कार्बन के लिए? नो सर। आयन नहीं हो सकता सर, आयन इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। क्या कह रहे हो सर? कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो आयन नहीं आएगा। हाँ, एंटिटी तो आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एटम। पहली बात तो अगर आयन आएगा भी ना तो उसको कार्बन नहीं बोलेंगे ना, उसको कार्बोकेटायन बोलेंगे, उसको कार्बो एनायन बोलेंगे। कार्बन जब साफ साफ बोल रहे हैं तो वो तो तब आयन का कोई मतलब ही नहीं है। आपसे मोलर मास ऑफ कार्बन बोला है, उसने कुछ चार्ज तो उसके ऊपर नहीं स्पेसिफाई किया है, कार्बोकेटायन है, कार्बोनायन, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना। तो यहाँ ये जो 1 मोल है, मोल जो है वो अपने आप में आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कार्बन के केस में बताइए, वो कार्बन के केस में वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन? सर एटम। एटम। सर एटम। तो बेसिकली Atom. अगर आपसे 1 मोल का मास पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है मोलर मास का मतलब हो गया 1 मोल का मास, और 1 मोल का मतलब हो गया आपसे पूछा जा रहा है कार्बन के 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का कंबाइंड मास। इतने एटम्स का मास पूछा जा रहा है आपसे, तो वो इतने एटम्स का जो भी मास होगा वो कार्बन के 1 मोल का मास होगा। इतने एटम्स का मास कैसे निकालोगे भाई, ये बताओ। एक एटम का मास कितना है? 12 ही है। तो अगर एक एटम का मास 12 है, सोच के बताइए इतने एटम्स का मास कितना है? दिस इनटू 6.02 into 10 to the power 23 AMU। बोलो होगा या नहीं होगा? एक इतने एटम्स का मास इतने AMU। और इधर देखिए ये NaAMU जो मैंने लिखा हुआ है, क्या इस NaAMU को हम 1 ग्राम बोल सकते हैं? NaAMU को बताइए। यस सर। यस सर। तो ये अगर इस NaMu को आप 1 ग्राम लिख सकते हो तो आपको तो सीधा सीधा पता चल गया कि कार्बन के 1 मोल का मास कितना है। कार्बन के 1 मोल का मास कितना आ गया? 12 ग्राम। तो अब ये खेल समझिए आप, एटॉमिक मास का, मोलर मास का, ये क्या खेल इसमें चलेगा। देखिए आपके पास में एटॉमिक मास का की जो वैल्यू होगी ना, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपके मोलर मास की, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतर सिर्फ किसमें होगा? अंतर होगा यूनिट में। जब आप एटम के मास की बात कर रहे होंगे तो वो होगा आपके पास में AM, और जब आप मोल के मास की बात करोगे तो वो होगा आपके पास ग्राम। क्योंकि मोल जो है आपके पास में, अब कलेक्शन इतना बड़ा हो चुका है कि उसका कंबाइंड मास आप आसानी से ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको AMU में रहने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास और क्या होगा? कार्बन के लिए नहीं डिफाइन होगा बिल्कुल, और भी तो स्पीसीज है, कार्बन ही थोड़ी नहीं सब कुछ है। ठीक है, तो 2 मिनट रुकिए, मॉलिक्यूलर मास भी आपको समझ में आएगा। कार्बन के लिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बताइए यहां तक चीज समझ में आई या नहीं आई? एटॉमिक मास और मोलर मास, यहां से बस 2 ही चीजें समझ में आएंगी आपको, एटॉमिक मास और मोलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास में मत जाओ। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन Yes, sir. सुनिए, उसमें अब आपको तीनों समझ में आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एटॉमिक मास, कॉमा molecular mass and molar mass of ऑक्सीजन। इस तरीके से लिख दिया गया है ऑक्सीजन। हाँ जी, तो अब आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताना है। सबसे पहले तो बताइए क्या होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? So 16 AMU.
कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो जो 16 जिसको आप मास नंबर कहते थे वो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही हुआ करता था। तो इसका सीधे सीधे मास आपके पास कितना आ गया? 16, और 16 के आगे क्या लगाना है? AMU। ये है ऑक्सीजन के अकेले एक एटम का मास। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भी बताइए। पहले तो सोचिए आप कि क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? यस क्या सर। ऑक्सीजन का Yes, मॉलिक्यूल sir. एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कितने एटम का कलेक्शन होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में? सर सर 2 है। 2 का। तो 2 एटम का मास पूछा जा रहा है आपसे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब इन 2 एटम के कलेक्शन का मास पूछा जा रहा है। मॉलिक्यूल का मतलब ही है कलेक्शन ऑफ 2 एटम्स। इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं ऑक्सीजन का। तो बताइए, अगर एक एटम का मास आपके पास 16 AMU है तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 AMU आ जाएगा क्या? यूनिट समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल की भी यूनिट AMU नहीं। मॉलिक्यूल कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो 2-4 एटम मिलकर के ही एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहाँ पर 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक एटम का मास आपका 16 AMU है और दूसरे का 2 का मिला करके कंबाइंड 32 AMU। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपके पास में मोलर मास, और ये मोलर मास करेगा आपको कंफ्यूज। क्यों करेगा कंफ्यूज? सुनो, देखिए वो आपसे पूछ सकता था कि मोलर मास ऑफ, ध्यान से सुनो, वो आपसे पूछ सकता था मोलर मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। हम सीधे सीधे आंसर क्या बोल देते बताओ? 16 ग्राम। 16 ग्राम। मोलर मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, सीधे सीधे आंसर बोल देते 16 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर जो कलेक्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज का, वो एंटिटी आपके पास में क्या है? एटम। और उसमें तो फिर हम जानते हैं एक एटम का अगर इतना है तो इंटू Na करोगे, वो NaAMU आपका 1 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम। अगर मान लो वो आपसे पूछता मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा जो है बारीक चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन साफ साफ उसने कह दिया कि हम मॉलिक्यूल वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भाई। कलेक्शन में वही चीज है, O2 ही O2 है। O2 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 कितने O2? 6.02 इंटू 10⁻23। तो उनका बताइए कंबाइंड मास क्या होगा? हम सीधे सीधे बोल देते, क्या बोल देते? 32 ग्राम। 32 ग्राम्स। लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा दिमाग चला रहा है। यहाँ पे उसने लिखा है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ना ऑक्सीजन के आगे एटॉमिक लगाया है और ना ऑक्सीजन के आगे उसने मॉलिक्यूलर लगाया। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो अब हमें चलना पड़ेगा नेचर की शरण में, और नेचर में देखना पड़ेगा ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है। कैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है नेचर? O के फॉर्म में या O2? सर इन गैसियस और O2। कंबाइंड स्टेट। नहीं, मतलब उसकी हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? फ्री स्टेट जिसको कहते हैं, फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्टेट में। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लीजिए आपसे सिंपल मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए, कुछ भी उसके साथ में मेंशन नहीं है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मेंशन नहीं है, तो फिर हमें उसको मॉलिक्यूलर मानना पड़ेगा, और फिर हम कहेंगे कि मोलर मास जो हो गया ऑक्सीजन का वो हो गया 32 ग्राम। वैसे देखिए ज्यादा बेटर तरीका तो ये है साफ साफ बताया जाए कि एटॉमिक ऑक्सीजन है या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम होगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, केवल सिंपल मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया जाए, तो फिर हम उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मानेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? लिख लीजिए इसको फटाफट। हाँ सर। अगर ये क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन बताइए। कैलकुलेट एटॉमिक मास
molecular mass and molar mass of water. हाँ भाई, एटॉमिक मास से शुरुआत करते हैं। बताइए एटॉमिक मास क्या होगा पानी का? बोलिए एटॉमिक मास क्या होगा पानी का? सर एटॉमिक मास नहीं होगा सर। हम्म, एटॉमिक मास नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है वाटर का। भाई एटॉमिक मास जो है ना पानी का, वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं डिफाइन हो सकता? क्योंकि पानी का एटम होता ही नहीं है। एटम तो आपके पास में हाइड्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का होता है, पानी का तो मॉलिक्यूल होता है सीधे। तो जो चीज है ही नहीं उसको उसका मास कैसे डिफाइन कर दोगे आप? नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा पानी का? सर 18 18 AM. AMU। 18 AMU। 18 AMU। और अब आता है आपके पास में मोलर मास पानी का। तो बताने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ वो बाय डिफॉल्ट मतलब अंडरस्टूड है कि आपके पास में अगर पानी के मोलर मास की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो मोलर मास है उसमें कलेक्शन किसका होगा? एटम का, मॉलिक्यूल का या आयन का? मॉलिक्यूल्स का ही होगा सर। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स का होगा। तो मोलर मास बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 ग्राम, 18 ग्राम। 18 ग्राम। आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन बताएंगे फटाफट यहाँ पे, बिल्कुल इसके जैसा ही। देखिए, कैलकुलेट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास ऑफ नियॉन। बताइए कितना कितना होगा? हाँ जी, एटॉमिक मास से शुरुआत करते हैं। बताइए इनका एटॉमिक मास क्या होगा? 10 AMU। 18 AMU। कितना? 18 10। 18। यार ये तो बड़ी बेकार बात है, आप लोगों को 20 तक के एलिमेंट के भी मास नहीं मालूम है। तो लिस्ट बनवानी पड़ जाएगी 20 तक के एलिमेंट तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए था सर ये चीज़। 10।
10 is its atomic number, not mass number. 20 Sir, 20 होगा 20 20 MeV. AMU. 20 AMU. बहुत बढ़िया. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सर वो Sir, एग्जिस्ट not नहीं करता defined. डिफाइन नहीं होगा. क्यों नहीं डिफाइन होगा? सर क्योंकि वो नोबल exist नहीं कर गैस है. क्योंकि वो नोबल गैस है, वो किसी के साथ जुड़ती ही नहीं है, कंबाइन ही नहीं होती, वो तो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में ही रहती है. कोई मॉलिक्यूल कभी बनता ही नहीं है उसका. और अगर मॉलिक्यूल कभी बनता ही नहीं है तो बताइए मोलर मास केवल लिखने से ही हमें समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा कि यहाँ मोल में कलेक्शन किस चीज का चल रहा है? सर एटम्स. सर एटम्स. एटम्स का. तो आंसर बताइए क्या हो गया? 20 ग्राम. 20 ग्राम. 20 ग्राम 20 ग्राम. हाँ जी, एक काम तो फिर कर ही लो. आपने जो 10 10 10 जो 3 बार बोला है, इसकी वजह से मुझे मजबूर होकर के आपको 20 तक के एलिमेंट के तो मास बताने पड़ जाएंगे. इसको जरा लिख लो, मुझे लगता नहीं आपको याद है. एक तरफ तो आप अपने एलिमेंट लिखते चलो. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हमारा नियॉन. और 20 तक में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. हाँ जी, मास बताते चलिए, इनका मास नंबर एक्चुअली बताते चलिए कितना कितना. सर 1. 1. ओके. हीलियम का बताइए. सर 4. 4. लिथियम का बताइए. सर 7. 7. बेरिलियम का 8 9. बोरोन का 11. इनमें देखिए सब में तीनों में 9 से एक एक ज्यादा है. अब एकदम बराबर, एकदम डबल आए. कितना कितना? इन तीनों में एक एक ज्यादा है, इन तीनों में लगातार डबल आएगा. कार्बन का कितना? 12. 12. नाइट्रोजन का कितना? 14. ऑक्सीजन का कितना? 16. 16. ठीक है. इसका एक ज्यादा आएगा, इसका सीधे डबल. इसका एक इसका ज्यादा 19 कितना हो होगा. जाएगा? 19. और इसका कितना Okay, होगा? 20. 20. अच्छा, अब ये जो 11 से 20 वाले हैं इनको याद रखना बहुत आसान है. कैसे आसान है? कि जो आपके पास इवन नंबर वाले हैं, इवन नंबर, उसमें तो सीधे डबल कर. जितने भी इवन नंबर वाले हैं उसमें तो कर दीजिए सीधे डबल. केवल एक एक्सेप्शन आएगा जो मैं चीज बता रहा हूँ उसका. और जो ऑड नंबर वाले हैं उनमें डबल करके एक ऐड कर दीजिए. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, डबल करोगे तो 22 आएगा, एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा. 23. हाँ जी. एल्यूमिनियम का 13 है, डबल करो और एक ऐड करो, कितना हो जाएगा? 27. 27. 27. फास्फोरस डबल कीजिए और एक ऐड कीजिए, कितना हो गया? 31 डबल करो और एक ऐड करो, कितना हो गया? 31. 31. क्लोरीन डबल कीजिए और एक ऐड कीजिए, कितना हो गया? डबल और एक ऐड करके बताओ. एक्चुअल में कितना होता है वो मत बताओ अभी. डबल और एक ऐड. 35 ठीक है. वैसे आपको पता होगा कि क्लोरीन की थोड़ी कहानी अलग चलती है. क्या कहानी चलती है क्लोरीन की? कुछ पॉइंट में इसके एक्चुअली क्या है ना, 2 आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप तो औरों के भी हैं, लेकिन इसके आइसोटोप जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका परसेंटेज अच्छा खासा होता है नेचर में. ये पाया जाता है 25% और ये पाया जाता है 75%. ठीक है. तो ऐसा समझो आप कि क्लास में है टोटल 100 बच्चे. 100 में से 75 बच्चों ने तो स्कोर किए हैं 35 मार्क्स और 25 बच्चों ने स्कोर किए हैं 37 मार्क्स. मैं आपसे पूछूं, बताइए क्लास का एवरेज क्या है? कैसे निकालोगे एवरेज? क्लास का एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे? सारे बच्चों के मार्क्स ऐड कर दोगे और उनको सब में बराबर बराबर बांट दोगे. तो ये 35 35 35 35 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा आपको? 75 बार. 35 इंटू 75 प्लस 37 37 37 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 25 बार. और इनको डिवाइड करना है सब में. कितने बच्चे हैं क्लास में टोटल? 100 से डिवाइड कर दो. इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो 35.5 होगा. तो जो हम क्लोरीन का मास लेते हैं वो 35.5 लेते हैं क्योंकि क्लोरीन 2 आइसोटोप्स में होता है
और उनका एवरेज जो है वो 35.5 है, ठीक है। बाकी वैसे जो आपने 35 लिखा है उसमें कोई गलत नहीं है। मेजर एबंडेंस वाला जो आइसोटोप होता है उसका मास 35 ही होता है। चलिए पोटेशियम पे चलिए, पोटेशियम का मास कितना है बोलिए? 39 39। तो ये कर लिया हमने ऑड वाले। अब आ जाओ इवन वाले में। इवन वाले में क्या बताया मैंने? बस डबल करना है, बस डबल। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन आएगा, ऑर्गन। केवल एक एक्सेप्शन आएगा, ऑर्गन, बाकी सब सही आएंगे। हाँ जी, डबल कर दो, कितना हो गया? 24। 24 डबल कर दो, कितना हो गया? 28 डबल कर दीजिए, सल्फर का कितना हो गया? 32 हाँ जी, इसका नहीं आएगा डबल करके, इसका आपको याद करना 37 पड़ेगा। कल हमने पढ़ा भी है, 37 आइसो बार्स में पढ़ा था इसको, ऑर्गन को और कैल्शियम को। कैल्शियम का तो 40 है, ऑर्गन का भी 40 होता है। ये बस केवल एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। और अब ऐसा है कि जब 20 तक के ही आपको याद नहीं थे, तो फिर तो थोड़े से और भी कुछ एलिमेंट हैं इन 20 के अलावा जिनका मास हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। तो वो भी देख लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट जो आपने 10 तक सुने हुए हैं, जरा बताइए। वैसे तो देखो बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो सारे नहीं बताने हैं, बट जो आपने आयरन, कहीं कॉपर, कहीं कुछ सुना हुआ है आयरन, frequently, वो बताइए। सर आयरन आयरन, वेरी गुड। आयरन का मास हमें पता होना चाहिए। कॉपर, आगे बढ़िए। कॉपर, बहुत बढ़िया। जिंक, और बताइए, और बताइए। सोना, निकल, चांदी, निकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा, रहने दो, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। लेड, बिल्कुल लेड बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा आपके पास में। मरकरी आपके पास में फ्रिक्वेंटली आएगा। इसके अलावा आपको हेलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन तो हो गए, आपको ब्रोमीन और आयोडीन का मास भी पता होना चाहिए हेलोजेंस, ठीक है। तो इन सब का मास मैं और बता देता हूँ आपको। हाँ जी, किसी को अगर याद है तो वो बोलता चले। आयरन का बताइए कितना होता है? सर 59। नहीं, 56। कॉपर का बताइए, कॉपर का कितना होता है? कॉपर और जिंक में देखिए ट्रिक है, इतना से सोच के बता दीजिए कि कॉपर और जिंक में से ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा, अगर आपको मास एटॉमिक नंबर पता हो। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। और जिंक का कितना होता है? 30। तो जिंक का अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मास नंबर भी ज्यादा होगा। देखिए ये होता है 63.5 और ये होता है 65.3। ये इधर 3 और 5 ऐसे ऐसे, इसमें 5 और 3। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो कॉपर का और जिंक का। गोल्ड का बताओ, गोल्ड का किसी को याद हो तो? गोल्ड, अच्छा गोल्ड का शायद आपको याद नहीं होगा। सिल्वर का तो पता होगा, सिल्वर का तो बता दो। सिल्वर तो आया होगा कहीं ना कहीं, सुना होगा। नहीं है ये भी याद? सिल्वर होता है जी 108, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। गोल्ड का होता है 197। और जो मरकरी लिखा हुआ है ना आपने, इस मरकरी का होता है बिल्कुल एग्जैक्ट 200। पीबी का होता है 208। ब्रोमीन का होता है 80। आयोडीन का होता है 127। और एक आपके पास और है बेरियम, इसका होता है 137। ये आयोडीन 127 और बेरियम 137, ठीक है। बेरियम हालांकि उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा, बट ये 127 है, 137 है, इसलिए मैंने साथ में बता दिया है। तो ये कुछ हमारे पास और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जिनका मास हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे ज्यादातर केसेस में जब भी कोई वो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है तो उसका मास आपके सामने दे देगा आगे की कैलकुलेशन के लिए, बट फिर भी कुछ जो बेसिक बेसिक से हैं, है ना, हम उससे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन दे आपको और फिर हाइड्रोजन का मास भी लिख के दे, ये उतना तो फिर हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। 20 तो ये पहले वाले, और 20 के बाद में लगभग 10-12 ये भी होंगे, ये भी। अब जब इतने सारे एलिमेंट्स का हमें मास पता चल ही गया है, अब कुछ कंपाउंड का हम मोलर मास निकालते हैं। क्या क्या कंपाउंड्स का? अच्छा मैंने कंपाउंड अगर वर्ड बोल दिया, कंपाउंड का निकाल, तो कंपाउंड का क्या एटॉमिक मास निकलेगा? नो सर।
कंपाउंड के लिए कौन कौन से मास डिफाइन होंगे? मॉलिक्यूलर एंड मोलर। Molecular mass and molar. मॉलिक्यूलर मोलर। मॉलिक्यूलर एंड मोलर, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम हो। अंतर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? यूनिट में। मॉलिक्यूलर के साथ एएमयू लगा देना, मोलर के साथ ग्राम लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड molecular mass and molar mass. Molecular mass and molar mass of following compounds. हाँ जी, कौन कौन से कंपाउंड? आपको 10-12 कंपाउंड दिए जाने हैं, फटाफट इनके लिए कैलकुलेट करके बताइए मॉलिक्यूलर और मोलर मास क्या क्या हो। फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला आप बोलते चलिए, साथ साथ मैं नाम बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूला बोलते चलिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा फॉर्मूला? CaCO3। हाँ जी। सेकंड कंपाउंड है हमारा एसिटिक एसिड, बताइए क्या होगा फॉर्मूला एसिटिक एसिड का? CH3COOH। CON. एसिटिक एसिड का कॉमन नेम जानते हो क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली एसिटिक एसिड खुद भी एक कॉमन नेम नहीं है, बट और भी दूसरे नाम से जानते हैं इसको, विनेगर बोलते हैं, विनेगर। हाँ जी, इथाइल अल्कोहल। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज इट्स IUPAC नेम, एसिटिक एसिड इज इट्स कॉमन नेम, और विनेगर भी एक कॉमन नेम है इसका। इथाइल अल्कोहल थर्ड फॉर्मूला बताइए क्या होगा इथाइल अल्कोहल? C2H5OH। वेरी गुड, C2H5OH। नेक्स्ट, ग्लूकोज। C6H12. सुक्रोज। शुगर, शुगर, सुक्रोज आप कंफ्यूज हो रहे हो, शुगर सिंपल कर दो। C12H22O11. सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4. एक क्लास में और लोग भी हैं, बाकी लोग भी बोलिए। नाइट्रिक एसिड। HNO3. HNO3। फॉस्फोरिक एसिड। H2PO4। H3PO4। H3PO4। यूरिया, ये बताओ कौन बताओ? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया नहीं पता, कोई बात नहीं, NH2CONH2। दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, नॉट कोबाल्ट, दोनों कैपिटल में। अच्छा, फिर ये बताइए, फिट करी जानते हो पोटाश एलम का फॉर्मूला? पोटाश एलम क्या होता है? नहीं सुना कभी पोटाश एलम, फिट करी? नहीं सर। चलो ये भी लिख लीजिए, नाम भी इसका लिख लेना, और कॉमन मतलब ऐसे ही, ऐसे तो डेली वो जान। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. हाँ, हाँ सर, आप ठीक है। बड़े लोग होंगे, वो उन्होंने सुना होगा, पूछ सकते हो आप उनसे। फिट करी बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट, उस डॉट के आगे है 24H2, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने उसमें सुना होगा ना CuSO4.5H2, उसी तरीके से यहाँ पर है 24H2। तो ये 10 कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट इनका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों वैल्यू तो सेम ही आनी है, क्या कैलकुलेट कर लीजिए, कीजिए।
इसका क्या नाम बताया था मैंने लास्ट वाले का इंग्लिश में? पोटाश एलम, पोटाश एलम बोलते हैं इसको, या सिंपल एलम लिख लेना इसको। डन। कहाँ तक पहुंच गए? सर 7। करो करो फटाफट करो। डन। सर लास्ट वाला चल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। हो गया सर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 ही वो हैं आप और 10 ही कंपाउंड है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू हो जाइए। अभिमन्यु श्रीवास्तव, पहले वाले का बताइए क्या आ रहा है मास? यस सर, पहले का 90 है। 98 नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया आपने। 100 नहीं आएगा, सर 98 नहीं सर, 90 सर। एग्जैक्ट 100 आएगा। यस इसको सर। कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का कितना लिखा? 40। कार्बन का कितना है? 12। और 3 ऑक्सीजन का कितना लिख दिया तुमने? 48 लिखना था। ठीक है अभिमन्यु, 100 आ जाएगा।
यस सर 100 आ जाएगा। ठीक है। आदित्य नायर, व्हाट इज Yes, द sir. मोलर मास ऑफ CH3COH? CH3CO सर 60 ग्राम सर। वेरी गुड, 60 ग्राम होगा मोलर मास, ठीक है। अगर ग्राम लगा रहे हैं तो वो है मोलर मास, और अगर मॉलिक्यूलर बताना होता तो हम 60 के सर साथ। 60 AMU। नेक्स्ट, आदित्य के बाद में आयुष कुमार। आयुष बताइए थर्ड वाले का आंसर क्या होगा इथाइल अल्कोहल का? सर 46 ग्राम होगा। 46 ग्राम। नेक्स्ट, आयुष के बाद हिया चक्रवर्ती। हिया, ग्लूकोज का मास बताइए कितना होगा? 180 AMU molecular mass. ठीक है, अब ये सारे ग्राम में लिख रहे हैं तो ग्राम में लिख देते हैं, मोलर मास लिख रहे हैं हम सबका, ठीक है। तो 180 ग्राम। वेरी गुड। हिया के बाद नेक्स्ट मृत्युंजय। 342। कितना? 342। वेरी गुड, 342 ग्राम। हाँ भाई, नित्य गुप्ता। Yes sir. बताइए नित्या, 6 वाले का सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा मास? Sir 98. वेरी गुड, 98 ग्राम आएगा इसका आंसर। हाँ जी, नित्या के बाद नेक्स्ट रामरूप। यस सर। नाइट्रिक एसिड का कितना आ रहा है मास? सर 63 ml। वेरी गुड। मोलर ही बता दो, सारे ग्राम में लिख रहे हैं ना। हाँ भाई, 8th का बताइए, 8th का फॉस्फोरिक एसिड। ऋषिता। सर 60 ग्राम। कितना आ रहा है फॉस्फोरिक, सॉरी इसका, हाँ फॉस्फोरिक एसिड का? 60 ग्राम। नो 60। 125 ग्राम। 125 कैसे कैसे किया जरा थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 3 हाइड्रोजन का मास कितना लिखा आपने? 3। हाँ ऋषिता, 3 हाइड्रोजन का मास कितना लिखा आपने? 3 सर 3 ओके, प्लस 31 प्लस 64। 64 करना जरा इसको ऐड। 4 + 1 + 3 कितना हुआ ऋषिता? 7। 4 + 1 + 3 8। एंड व्हाट इज 6 + 3? 98। आपका 120 समथिंग कुछ आ रहा था। कैफे 98 ग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऋषिता के बाद कौन है? स्नेहा तिवारी। स्नेहा 9th का बताइए। सर 60 ग्राम आ रहा। 60 आ रहा है, बहुत बढ़िया। स्नेहा तुम 10th का भी बता दो तुम्हें। सर 10 का सर मेरा 852 आ रहा। कितना? 852। 852 ज्यादा नहीं हो गया? हाँ सर वही। और कोई? 648। हम्म, 948 आ रहा है। मतलब गलत भी हो सकता है, मेरे को अब ऐसे नहीं मालूम, मेरे पास जो लिखा हुआ है उसमें 948 है। सर मेरा भी 948 था। 948 किसी का मैच कर रहा है? हाँ Yes, सर sir. मेरा। हाँ तो भाई 948 है इसका मतलब, मेरे पास जो लिखा हुआ है। बाकी अगर किसी का कुछ और आ रहा है तो फिर बताओ। वो तो कैलकुलेशन का ही है, ऐसा तो कुछ नया तो कुछ उसमें है नहीं। 948 आना चाहिए, मैं कैलकुलेशन आप लोग सब लोग चेक कर लेंगे। पोटाश एलम का मस, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, कुछ अगर पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में 5 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी अभी इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है।